मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य पाषाण काल, जिसका समय हमने यदि देखे तो हमने समय भी बांटा था कि पूरा पाषाण काल जो है भगवान ईसा मसीह के जन्म से 25,000 वर्ष पहले का समय माना जाता है, उसको हमने पूरा पाषाण काल कहे थे। ठीक है, वह समय जो भगवान ईसा मसीह के जन्म से 25,000 वर्ष पहले का था। तो भाई इसका भी कोई टाइम ड्यूरेशन तो होगा। ठीक है, तो ये जो मध्य पाषाण काल है इसका जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है ये 25,000 से 5,000 ईसा पूर्व का है। ठीक है, वह टाइम ड्यूरेशन मतलब उजाला जो टाइम है ये 25,000 से लेकर 5,000 के बीच का है। इस समय को हमने क्या बोल दिया, मध्य पाषाण काल बोल दिया। ठीक है, मध्य पाषाण काल। अब इसमें क्या हुआ होगा, तो हम पाषाण काल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थर के उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग मानव द्वारा किया जा रहा है, इस समय के मानव ने इसी का उपयोग किया है। तो ये जो औजार या उपकरणों का जो उपयोग कर रहे थे, इनके निर्माण के आधार पर कि भाई इनके निर्माण में कहने का ये हर बार इसको अपडेट कर रहे थे, कुछ ना कुछ इसमें और विकसित कर रहे थे इसके निर्माण को। ठीक है, तो जैसे पुरा पाषाण काल में देखा कि पत्थरों का प्रारंभिक उपयोग किया था इन्होंने। ठीक है, प्रारंभिक उपयोग किया था, जैसे जैसे समय बढ़ते गया वैसे वैसे इन्होंने उपकरणों में कुछ ना कुछ बदलाव किए, बेहतर करते गए उन उपकरणों को। तो ऐसा कहा जाता है कि मध्यकाल में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उन उपकरणों में मतलब पूरा पाषाण काल की अपेक्षा काफी हद तक विकास किया गया उनका, उसको काफी बेहतर किया गया। जैसे हम देखते हैं कि भाई पूरा पाषाण काल में जो कुल्हाड़ी मिली थी, हस्त कुठार बोलते थे जिसको, हस्त कुष्ठार कुल्हाड़ी जो मिली थी वो एक्चुअल में क्या थी, केवल ऐसी छोटी सी कुल्हाड़ होती थी जो पत्थर से बनी हुई थी ऐसी। ठीक है, ठीक, ठीक है, छोटी सी कुल्हाड़ होती थी जिसको हाथ से पकड़ करके ऐसा काटा जाता था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा विकास करके इसमें डंडी लगा दी गई। ठीक है, मतलब थोड़ा विकास किया गया इसका। ठीक, पहले ये बहुत सही आकार नहीं था तो इसका आकार प्रॉपर मिलने लग गया, धीरे धीरे करके इसका और विकास होने लग गया। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल की अपेक्षा इस समय के जो उपकरण थे ज्यादा बेहतर थे। ठीक है, इसीलिए इसीलिए मध्य पाषाण काल को ऐसा माना जाता है कि वह काल जिस समय पाषाणिक उपकरणों का और ज्यादा विकास हुआ, उनको और ज्यादा विकसित किया गया था, वह समय। टाइम ड्यूरेशन है 25,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व का। ठीक है, अब हमको यहाँ बहुत विस्तारित नहीं जाना है, हमको देखना है मध्य प्रदेश की दृष्टि से कि भाई यहाँ पर इस समय में मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीजें मिली और कहाँ कहाँ से चीजें मिली। ठीक है, तो इस समय में दो पुरातत्वविदों की जानकारी मिलती है। दो पुरातत्वविद जो रहे हैं मध्य प्रदेश में वो बहुत चर्चित रहे, उनके द्वारा खोज की गई और उनके द्वारा खोज से पता चला है कि कुछ जो स्थान है वहां से हमको मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। दो पुरातत्वविद इस समय चर्चा में रहे थे, एक है आरबी जोशी, पहले वाले हैं आरबी जोशी, आरबी जोशी। ठीक है, ये जो पुरातत्वविद थे इनके द्वारा जो सर्वे किया गया था मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, तो इन्होंने मध्य पाषाणकालीन उपकरणों को खोजा था। ठीक है, इन्होंने मध्यकाल में उपकरणों को खोजा था। ठीक है, अब इन्होंने कहां खोजे थे वो देख लीजिए। देखिएगा, ठीक है, ये जो आपका क्षेत्र है यहां पर, ये आपका होशंगाबाद, ये जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद में एक स्थान आता है आदमगढ़ की गुफाएं। कहां पर है, होशंगाबाद में, जिसको आदमगढ़ शैलाश्रय के नाम से भी जानते हैं, आदमगढ़ शैलाश्रय के नाम से भी जानते हैं, यहीं पर। ठीक है, आदमगढ़ शैलाश्रय, शैलाश्रय का मतलब है गुफा। ठीक है, ये बहुत चर्चित रही है मध्य पाषाण काल के लिए कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण जो है यहां पर मिले। ऐसा किसने बताया है, आरबी जोशी ने। आरबी जोशी क्या है, प्रख्यात पुरातत्वविद है, इतिहासकार है, इनके द्वारा ये खोज की गई और खोज में उन्होंने बताया कि जो आदमगढ़ शैलाश्रय जो है यहां से प्राचीन मतलब मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, इन्होंने यहां से बताया। अब यहां से क्या क्या मिले, तो इनके अनुसार इस जगह से इन्होंने 25,000, कितने हजार, 25,000
लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। ये लघु पाषाण उपकरणों को अंग्रेजी में बोला जाए तो इनको बोलते हैं माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये यहां से प्राप्त, मतलब छोटे छोटे उपकरण प्राप्त हुए हैं पत्थरों से बनने की, जो पाषाण काल में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, उनको ज्यादा विकसित किया गया, उनको बेहतर किया गया। ऐसे उपकरण कहां से प्राप्त हुए? आदमगढ़। सब आदमगढ़ से क्यों मिले होंगे? तो भाई ये होशंगाबाद का जो आदमगढ़ शैलाश्रय है, ये शैलाश्रय अब यहां से देखिए तो कौन सी नदी किनारे आ जाता है? नर्मदा के किनारे। ठीक है, और हमने पुरापाषाण काल में ही देखा है कि भाई अधिकांश वर्चस्व कहां मिलता है? नदियों के किनारे। प्राचीन समय में मानव सभ्यताएं कहां मिली है? नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे मानव का जीवन ज्यादा आसान होता था अन्य क्षेत्र की अपेक्षा, इसलिए यहां पर ये लोग रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर इन्होंने समय व्यतीत किया, यहां पर जीवन व्यतीत किया है। क्यों भाई? यहां से आसान था इनका जीवन, क्योंकि इनको आवश्यक जो पानी की जरूरत पड़ती थी वो नदी से मिल जाता था। फिर भाई यहाँ पर ही पशु भी अपना मतलब पानी पीने के लिए आते, तो वहां से शिकार कर लेते, शिकार इनका आसान हो जाता था। इसके अलावा नदी किनारे में जो विभिन्न गुफाएं होती थी, उन गुफाओं में ये रह जाते थे, तो इनका रहना भी आसान हो जाता था। ठीक है, विभिन्न पत्थरों के बीच में पत्थर आसानी से मिलते थे, जैसे उपकरण बना लेते थे, इसीलिए अधिकांश था ये जो मानव सभ्यता है प्राचीन समय में नदियों के किनारे देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा विभिन्न वनस्पति भी यदि ये उपयोग में लाते हैं तो वो भी नदियों किनारे आसानी से मिल जाती थी। ठीक है, क्लियर है? और ये नदियों किनारे रहे इस कारण से ही इनकी जानकारी मिल पाई है, क्योंकि कभी ना कभी यहाँ पर बहुत अधिक बाढ़ आई। ठीक है, कभी ना कभी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में एक्यूमुलेशन हुआ, निक्षेपण हुआ है, फ्लूवियल निक्षेपण हुआ, मतलब जलोढ़ निक्षेपण हुआ है। ठीक है, इस कारण से ये चीजें आज भी हमको वहां देखने को मिल जाती है, मतलब खुदाई के दौरान ये प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नदियों किनारे होने के कारण ही कहीं ना कहीं ये कभी इसकी जो विभिन्न जो एक्यूमुलेशन है उसमें ये उपकरण दब गए हैं, वहां मिले, वहां से प्राप्त हुए। ठीक है, तो आरबी जोशी ने खोज की होशंगाबाद के आदमगढ़ शैलाश्रय में 25,000 लघु पाषाणों की। इसके अलावा भी इन्होंने और भी विभिन्न खोज की यहाँ पर ही। ठीक है, उन्होंने ऐसी जानकारी मिलती है इस आदमगढ़ से, आदमगढ़ शैलाश्रय से, कि पहले के जो मध्य पाषाण काल में जो मानव हुआ करते थे वो पशुपालक थे। ऐसे भी पहले प्रमाण जो मिलते हैं हमको ये आदमगढ़ से ही मिलते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो मानव हुआ करते थे वो पशुपालक होते थे। ठीक है, ऐसा पहला प्रत्यक्ष प्रमाण यहां से मिलता है। वो कैसा प्रमाण था? तो भी प्रमाण ये था कि ये जो आदमगढ़ शैलाश्रय यहाँ पर जो कुछ मतलब मानव की अस्थि अवशेष मिले हैं। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर मानव को मानव का जो अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है, उन्हीं के नजदीक में पशुओं का भी अंतिम संस्कार किया गया है। मतलब मानव को जहां दफनाया गया उन्हीं के नजदीक में कुत्ते को भी दफनाया गया था। अब कुत्ता एक पालतू जानवर है, आज भी हम मतलब आज भी है और पहले भी हुआ करता था। ठीक है, इससे ये प्रमाण मिलता है कि पहले के लोग पशुपालक थे। तो पहले भी सबसे पहला कोई पशुपालक मतलब पशु जो पालतू पशु को प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल में वो कुत्ता ही था। ठीक है, तो मानव पशुपालक थे और पशु कौन सा था? कुत्ते को पालते थे, आज भी हम पालते हैं। तो मध्य पाषाण काल में इसकी स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। ठीक है, कहां से? आदमगढ़ शैलाश्रय से। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो आदमगढ़ शैलाश्रय में ये प्रमाण मिलते हैं कि मध्य पाषाण कालीन जो व्यक्ति थे वो पशुपालक थे। ठीक है, और वो कौन सा पशु पालते थे? भाई कुत्ते को पालते थे। क्यों? कैसी जानकारी मिली? क्योंकि ये मानव के जब अस्थि अवशेष थे जहां उनको दफनाया गया था उन्हीं के साथ में यहाँ कुत्तों को भी दफनाया गया है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं इसके अलावा भाई तो आरबी जोशी के द्वारा आदमगढ़ जो क्षेत्र है वहां पर खोज की गई थी। इसके बाद एक और पर्सन देखने को मिलते हैं मध्य पाषाण काल में, ये पहले थे पुरातत्वविद जिनके द्वारा जानकारी दी गई। तो इसके बाद दूसरे व्यक्ति यहाँ पर और मिल जाते हैं जिनका नाम है CL कार्लाइल। CL कार्लाइल, CL कार्लाइल। ठीक है, ये दूसरे पुरातत्वविद रहे हैं मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज करने में, मध्य पाषाण काल संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने में मध्य प्रदेश में। CL कार्लाइल ने सन 1867 में 1867 में
मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया और इन्होंने सर्वेक्षण में एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसका नाम है बाघ की गुफाएं, आपने शायद नाम सुना होगा, धार जिले में आती है। यहाँ देखिएगा, ठीक है, दिखा दे रहा हूं इधर। ये जो क्षेत्र है आपका, है ना, इंदौर के पास में धार लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है बाघ की गुफाएं, ठीक है। मैं इधर दिखा दे रहा हूं उसको पूरा का पूरा। ठीक है, ये देखिएगा धार, और धार में ही है क्या, बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, ठीक है। यहां से भी हमको मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। यहां से भी मध्यकालीन उपकरण कैसे मिले हैं, तो भाई ये यहाँ पर भी जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं भी कहां पर है, बाघ नदी के किनारे में। बाघ नदी के किनारे, मैं बताता नदियों के किनारे हमको सभ्यताएं मिलेंगी, जानकारियां मिलेंगी। तो ये बाघ नदी के किनारे है। ये जो गुफाएं हैं ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार बाघ की गुफाओं की जो खोज की गई थी वो सन 1818 में की गई थी, ठीक है। 1818 में की गई थी, ठीक है। यहां पर 1818 में इसकी खोज की गई थी सबसे पहले, जबकि 1867 में सीएल कालाइल ने बताया कि भाई यहां पर मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। खोज हुई नॉर्मली कि यहां पर गुफाएं हैं, कब, 1818 में, पर वहां पर मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले ये बताया कालाइल ने 1867 में, ठीक है। क्लियर था, चलेगा। ये जो बाघ की गुफाएं, इनका नाम बाघ की गुफाएं इसलिए रखा गया क्योंकि इन गुफाओं का जो आकार है बाघ के मुंह के आकार का है, इसलिए इनको बाघ की गुफाएं कहते हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये बाघ नदी के किनारे में स्थित है, इसलिए इनको बाघ की गुफाएं कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें, ये जो बाघ की गुफाएं जो है ये चर्चित है रंगीन भित्ति चित्र के लिए। इनकी दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है, ठीक है, जनजातियों द्वारा, वो बहुत ही खास है। आदि मानव द्वारा जो यहाँ पर जो चित्रकारी की गई वो अपने आप में बहुत खास है, ठीक है, रंगीन है, इसलिए कि उस समय में इनको रंगीन चित्रकारी की गई जो आज भी जैसी की वैसी दिखाई देती है। इसी कारण से बाघ की गुफाओं को रंग महल की संज्ञा दी गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। इसी कारण से इसको रंग महल की संज्ञा दी गई है। मध्य प्रदेश में इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि रंग महल की संज्ञा निम्न में से किसको दी गई है, तो भाई बाघ की गुफाओं को रंग महल की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आपको और एक चीज बता दो यहीं पर, 1951 में 1951 में इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। 1951 में से क्या किया गया, राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। इसके अलावा और थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो गुफाएं हैं ये अजंता एलोरा, जिनकी हमने बात की थी पहले भी, एलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता एलोरा जो है उसके समकालिक मानी जाती है, मतलब गुप्त काल से संबंधित मानी जाती है, ठीक है। ये गुफाएं मतलब यहाँ पर जो विभिन्न ताम्रपत्र मिले उसके माध्यम से हम ऐसा कह सकते हैं, और गुफाएं उससे पहले से बनी हुई है। अब उतना छोड़ दो, अभी हमको बात करना मध्य पाषाण काल के अनुसार। ये तो आपको बेसिक चीजें बताया। तो भाई सीएल कालाइल ने यहाँ पर क्या क्या खोजा है, कब, मध्यकाल, मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में इनके द्वारा यहाँ पर बहुत सारे लघु पाषाण, 1867 में बोले, 1951 में राष्ट्रीय धरोहर, जब भैया हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होगा तभी धरोहर हम घोषित कर पाएंगे ना, तो 1951 में इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया हमने, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर भी क्या मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण, लघु पाषाण उपकरण यहां पर भी प्राप्त हुए, मतलब छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए। अब छोटे छोटे मतलब उपकरण में क्या, तो हस्त कुष्ठार बताया था, कुल्हाड़ी, ठीक है, खुरचन बताया था मैंने आपको। उसके अलावा और छोटी मोटी चीजें जिनसे हम या तो किसी पशु का शिकार कर सके या फिर किसी वनस्पति को हम काट सके, काटने पीटने खोदने इस टाइप के जो विभिन्न उपकरण लगते हैं वो आवश्यक उपकरणों का निर्माण मध्य पाषाण काल में हुआ था, जो इस क्षेत्र से प्राप्त हुई। छोटे थे, बहुत बड़े आकार के उपकरण नहीं मिले। तो यदि आपको कोई पूछ ले कि मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के किन दो क्षेत्रों का ज्यादा उल्लेख मिलता है या किन दो क्षेत्रों से सबसे अधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो भाई ये दो ही क्षेत्र मिलते हैं। किसके अनुसार, आरबी जोशी और
सीएल कालाइल के अनुसार एक आपका होशंगाबाद का आदमगढ़ सैलासरे और दूसरा बाघ की गुफाएं धार। ठीक है, दो ही जगह से हमको विभिन्न जानकारियां मिलती है। मतलब मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के दो ही क्षेत्र चर्चित रहे हैं, एक आदमगढ़ और दूसरा बाघ की गुफाएं धार। ठीक है, याद रखना इतना, दोनों नदियां याद रखना, बाघ नदी किनारे और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो मध्य पाषाण काल में इतना ही देखने को मिलता है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा अब हम और देखेंगे आगे। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, क्या बोल रहे थे पूनम? कुछ नहीं सर, हो गया जी। इनको श्वान लिखे थे आपने, नदी? नहीं जी, वो बोल रहे थे श्वान को दफनाया जाता था मानव के साथ आदमगढ़ में। हाँ हाँ बिल्कुल, श्वान मतलब वो है, बिल्कुल सही। श्वान कुत्ते को बोलते हैं, बिल्कुल, उनको दफनाया जाता है, साथ में दफनाते थे। सर सीएल अरे अभी भी आपने देखा होगा ना, हेलो सीएल कालाइल, सीएल सर, कालाइल। इनने होशंगाबाद के बारे में बताया था क्या, कि धार के बारे में? अरे भैया, सीएल कालाइल, आपका ध्यान किधर है? ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन है। सेकंड नंबर में सेकंड लोकेशन कौन सी हमारी? धार। ये भैया, ये समझ गए अब? सीएल कालाइल ने किसके बारे में यस बताया? सर। इसके बारे में बताया। ठीक है, ये इधर नहीं है, इस कनेक्शन ऐसा है, ये ऐसा कनेक्शन है। अब समझ गए? सर आरबी ठीक है, जोशी ने कौन से सर को बताया? आरबी जोशी का टाइम ड्यूरेशन नहीं मिल पाया है, सीएल कालाइल का मिल पाया है ना। जिसका मिलेगा उसका बताएंगे कि इतिहास में बहुत सारी चीजें अधूरी रहती है ना, हम उन चीजों पे बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। तो सीएल हाँ कालाइल जी। का कंफर्म है, उसका नहीं मिला है ना। ठीक है जी, बड़े आगे चलेगा। ये था मध्य पाषाण काल, समझ में आ गया? दो स्थान है मध्य प्रदेश के जो चर्चा में रहे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नव पाषाण काल, या इसी को बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते, हट जाऊं? चलिए ले लीजिए, है ना। चलिएगा आगे। नव पाषाण काल, इसी को हम उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, इसी को हम न्यूलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो नव पाषाण काल, इसका भी कोई टाइम ड्यूरेशन होगा, जैसे हमने मध्य पाषाण काल का देखा था। तो भाई मध्य पाषाण काल का जो टाइम ड्यूरेशन था वो कितना था? वो हमने देखा था 25,000 से लेकर 5,000 तक। ठीक है, तो अब नव पाषाण का क्या होगा भाई? नव पाषाण काल, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं उत्तर पाषाण काल। याद रखिएगा, कभी नव पाषाण ने लिखा तो उत्तर पाषाण लिख देगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन का होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, और टाइम की यदि बात करें तो टाइम कब से कब तक रहेगा इसका? सर ऊपर से कट रहा है। हाँ जी, ऊपर से कट रहा है। ओके, मैं कर देता हूँ उसको, सही है। अब ठीक है, अब हो गया होगा ना। चलिएगा, तो ये जो नवपाषाण काल न्यूलिथिक पीरियड जो है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? तो 5,000 के बाद का होगा। ठीक है ना, तो ये होता है 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का टाइम ड्यूरेशन जो माना जाता है वो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल का माना जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल का माना जाता है। अब गौर कीजिएगा, तो जैसे मैंने बताया कि मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण काल की अपेक्षा जो पाषाणिक उपकरण थे वो ज्यादा बेहतर हो पाए थे। ठीक है, अब नवपाषाण काल में क्या होगा? और बेहतर होंगे। इस समय में जो उपकरण बनाएंगे पहले की अपेक्षा और अधिक चमकीले, नुकीले, ठीक है, और देखने में और ज्यादा सुंदर और आसान थे। इनसे, इन उपकरणों का जो उपयोग था ज्यादा बेहतर था पहले की अपेक्षा। ठीक है, इनसे शिकार करना आसान होता था, इनसे जो विभिन्न कार्य करने होते थे वो भी बहुत आसानी से हो जाते थे पहले की अपेक्षा। जैसे मैं एक चीज को उदाहरण लेके चल रहा था लगातार, कुष्ठार मतलब कुल्हाड़ी। पहले कुल्हाड़ी का जो आकार था वो बहुत बेहतर नहीं था, तकलीफ देह था। ठीक है, और उस कुल्हाड़ी को हम ऐसा हाथ से पकड़ के ऐसा काटते थे। ठीक है, दूसरी बार भी हमने वैसा ही हाथ से पकड़ कर काटा। ठीक है,
पर हल्का सा उसका विकास कर दिया, उसमें हल्का सा डंडा बना दिया, ठीक है, जो बहुत छोटा ही था। अगले बार फिर क्या कि हमने सिर्फ कुल्हाड़ी बनाई और डंडा जो है उसका अलग से दूसरा, मतलब उसमें कुछ अन्य धातु का मतलब लकड़ी का उपयोग किया गया, जैसे वर्तमान में हम करते हैं। और एक बेहतर औजार हमने उसको बना दिया, पहले की अपेक्षा एकदम मजबूत बन गया पहले से, ठीक है। अरे ऐसी होती है ना कुल्हाड़ शायद, है ना, ऐसा, ठीक। तो ये अभी जो वर्तमान में हम जैसा उपयोग करते हैं, ऐसे उपकरण तैयार हुए किस समय में, नवपाषाण काल में, ठीक है। पर बने किससे थे, पत्थर से बने थे, है ना, पत्थर से बने थे। और ये जो है डंडा, ये लकड़ी का उपयोग करने लग गए कब, नवपाषाण काल में। मतलब पहले से हम बेहतर होते गए, हमारे उपकरण जो है वो बेहतर होते गए पहले की अपेक्षा, ठीक है। इनका हम लगातार इसको अपडेट करते रहे, ठीक है, क्लियर है इतना। नवपाषाण काल में, अब नवपाषाण कालीन समय की यदि चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग स्थानों पर बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए, और वो भी पहले से कुछ अलग उपकरण भी मिले हैं, ठीक है। काफी कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो अब इस समय में कौन कौन से उपकरण कहाँ कहाँ से मिले उनको लेके चलते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब एक स्थान देखते हैं, स्थान में क्या क्या मिला, कौन कौन से स्थान चर्चित है नवपाषाण काल से, ठीक है, मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। चलिए मैप बना देता हूं मैं छोटा सा। मैप तो हर बार बनाएंगे हम, है ना, कोशिश ये है कि एमपी को पूरा मैप में रख डाले, चाहे हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो इसकी। ठीक है, थोड़ा सा बिगड़ गया। चलिएगा, अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से स्थान जो चर्चा में रहे नवपाषाण काल में। तो सबसे पहले देखिएगा राजधानी क्षेत्र, राजधानी मतलब कहाँ, भोपाल, ठीक है। भोपाल बहुत चर्चा में रहा इस समय में, ठीक है, बहुत चर्चा में रहा भोपाल। अब भोपाल में भी जो विभिन्न स्थान रहे हैं वो नवपाषाण कालीन है, मतलब वहां से नवपाषाण काल के हमको उपकरण प्राप्त हुए। अब भोपाल में कौन कौन से स्थान, तो आपने नाम सुना था मनु आभान टेकरी, भोपाल में मनु आभान टेकरी, ठीक है, बहुत चर्चित है अभी भी और उस समय भी। ये जो मनु आभान टेकरी, जो यहाँ से जो विभिन्न लघु उपकरण प्राप्त हुए वो नवपाषाण कालीन थे, मतलब विकसित उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए थे पाषाण काल की, ठीक है। मनु आभान टेकरी जो वर्तमान में भोपाल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 625 मीटर है। ऊंचाई कितनी, 625 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है मनु आभान टेकरी। यदि आप मान लो भोपाल गए तो लाल घाटी के आगे जब आप बैरागढ़ की ओर जाते हैं, तो लाल घाटी से बैरागढ़ के बीच में ऊंची, कई सारी ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती है, उसमें से एक टेकरी मनु आभान टेकरी। आपको बता दें मनु आभान टेकरी वर्तमान में जैन धर्म बौद्ध धर्म के मिश्रित मतलब धार्मिक स्थल के तौर पर जानी जाती है, जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदू धर्म की भी कुछ सी चीजें हमको देखने को मिल जाती है। ये जो मनु आभान टेकरी, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित तिथि को मेले का आयोजन भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न जैन धर्म के जो प्रचारक रहे हैं उनके मंदिर मिले हैं। इसके अलावा जो तीर्थंकर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर, उनके भी यहाँ मंदिर मिले हैं, और उन मंदिरों के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और हमको अभी देखने के इसके अनुसार नवपाषाण काल के अनुसार, तो नवपाषाण कालीन यहाँ पर उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। तो एक प्राचीन स्थान है ये मनु आभान टेकरी, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि मनु आभान टेकरी में खासकर खांचेदार क्रोड मिले हैं। भैया ये भोपाल की सबसे चोटी, भोपाल की भैया भोपाल में है ना, हाँ भोपाल में, तो भोपाल की सबसे ऊंची चोटी है ये, क्लियर है इतना। चलिए यहाँ पर अब क्या मिले, तो देखो लघु उपकरण तो मिले मिले, उसके अलावा यहाँ खांचेदार क्रोड मिले। खांचेदार क्रोड मतलब यहाँ पर, क्रोड मतलब कैसा हो सकता है, कोर, ऐसे ऐसे जो यहाँ पर जो छिद्र है वो मिले हैं, पत्थरों में ऐसे छिद्र देखने को मिले जो परत दर परत बने हुए थे, तो इनको बोलते हैं खांचेदार क्रोड, खांचेदार
क्रोड, ये मनुआभान टेकरी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनको हम फ्यूटेड कोड भी कहते हैं, फ्यूटेड कोर के नाम से भी इनको हम जानते हैं, अंग्रेजी में इनको फ्यूटेड कोर कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ लघु पाषाण उपकरण मिले, छोटे छोटे उपकरण मिलते गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं मनुआभान टेकरी के बाद आगे यहीं पर भोपाल में ही अगला स्थान है नेवरी गुफा। नेवरी गुफा, ठीक है। अब देखो भाई, आपका जो भोपाल है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। ठीक है, अब विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में तो ऑब्वियसली यहाँ पर पर्वतों के बीच में तो ऊंचा नीचा भाग होगा, तो ऑब्वियसली उन ऊंचे नीचे भागों में विभिन्न झील और फिर विभिन्न यहाँ गुफाएं भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो नेवरी गुफा जो है, उन नेवरी गुफाओं से भी इसी प्रकार के लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेवरी गुफा में भी खांचीदार क्रोड मिलते हैं। ये जो क्रोड है ये दोनों जगह पर मिलते हैं। ठीक है, कहां कहां पर, मनुआभान टेकरी और नेवरी गुफा में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे श्यामला हिल्स। ठीक है, श्यामला हिल्स, अब श्यामला हिल्स जो है ये विंध्याचल की ही एक रेंज है। श्यामला हिल्स शायद आप अभी जानते भी होंगे, सीएम निवास है यहाँ पर। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ रहते हैं, मुख्यमंत्री का निवास स्थान है श्यामला हिल्स। ठीक है, और वहीं पर देखते हैं बैरागढ़। बैरागढ़, ये जो दोनों स्थान है श्यामला हिल्स और बैरागढ़ जो है, यहां से भी नवपाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, अब यहाँ पर जो उपकरण मिले उनके आकार कुछ अलग थे इनकी अपेक्षा। ठीक है, अभी तक इस टाइप के आकार के उपकरण प्राप्त नहीं हुए थे। यहाँ पर अभी जो मतलब उपकरण मिले हैं वो अर्धचंद्राकार और समलंब आकार में थे। अर्धचंद्राकार, अर्ध चंद्राकार एवं समलंब जो आकार के उपकरण प्राप्त हुए यहाँ पर। ठीक है, श्यामला हिल्स और बैरागढ़ में अर्धचंद्राकार और समलंब आकार के उपकरण मिले। छोटे छोटे उपकरण है पर उनके पर्टिकुलर आकार की बात करें तो अर्धचंद्राकार थे कुछ और कुछ थे समलंब आकार के। ठीक है, इन आकारों के यहाँ पर उपकरण प्राप्त हुए। याद रख लेना, कभी पूछ ले कि नवपाषाणकालीन अर्धचंद्राकार और समलंब उपकरण किस क्षेत्र में मिले हैं, तो भोपाल के श्यामला हिल्स और बैरागढ़ में प्राप्त हुए। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको कहां से मिली है, भोपाल से, नवपाषाणकालीन या उत्तर पाषाणकालीन। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद अगला स्थान देखते हैं। अब नर्मदा सोन घाटी, भाई नर्मदा का तो पूरा अस्तित्व है, इतिहास में नर्मदा चर्चा में रही है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो वर्तमान में भी चर्चा में, हर जगह नर्मदा का बड़ा अस्तित्व है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अब अगला क्षेत्र देखते हैं, नर्मदा सोन घाटी। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। ठीक, मतलब ये है कि ये यहाँ से जब नर्मदा प्रवाहित होती तो नर्मदा का ये जो स्थान है जबलपुर तक का, जबलपुर यहाँ तक का स्थान, और यहाँ से ही जब सोन निकलती तो उसका ये जो स्थान, मतलब यहाँ से लेकर अमरकंटक से लेकर जबलपुर भेड़ाघाट तक, यहाँ पर विभिन्न ऐसे लघु उपकरण प्राप्त हुए जो नवपाषाणकालीन थे। ठीक है, ये जो स्थान रहा है, ठीक है, यहां से लेकर मतलब अमरकंटक से लेकर जबलपुर तक, अमरकंटक से लेकर जबलपुर तक। ठीक है, और यहाँ पर अमरकंटक से लेकर के हम इधर रीवा तक लेके चलते हैं। ठीक है, जहां जहां पर सोन नदी, जहां जहां पर नर्मदा नदी गई है, इन दोनों की किनारे में, इनके दोनों के नजदीक में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न, आपको जो कहना चाहिए, उपकरण प्राप्त हुए। तो अब ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में कौन कौन से और क्षेत्र आते हैं उनके नाम बताते चलूंगा आपको मैं, कि वहां पर क्या क्या मिला, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। देखिएगा दूसरे नंबर में है ना, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। ठीक है, अभी तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, यहाँ से कौन कौन से क्षेत्र खासकर जो चर्चा में रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या मिला है देखिए। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं तो भाई भेड़ाघाट, नाम सुना है आपने, भेड़ाघाट, लमेटा घाट, भेड़ाघाट, लमेटा घाट और तिलवाड़ा घाट, तिलवाड़ा घाट। ये तीनों घाट कहां पर है बताइएगा, तीनों कहां हैं, किसी को नहीं पता? जबलपुर।
जबलपुर में है, बिल्कुल है ना, जबलपुर में नर्मदा के किनारे हैं ये तीनों चीजें, ठीक है। भेड़ा घाट, लमेटा घाट और तिलवारा घाट, ठीक है। ये जो तीनों घाट है ये कहाँ आते हैं? जबलपुर में, ठीक है। और ये जो तीनों घाट है ये चर्चा में इसलिए रहे हैं कि इन तीनों घाटों के किनारे क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर मानव बस्तियां प्राप्त हुई, जो किस काल की थी? मानव बस्तियां प्राप्त हुई जो नवपाषाण कालीन थी, ठीक है। तो इन जगहों से मानव बस्तियां मिली, मतलब पहले कभी यहाँ पर नवपाषाण कालीन मानव रहा करते थे, तो उनकी जो बस्तियों की जो अवशेष है वो अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यदि कभी आपको पूछ ले कि नवपाषाण काल में मानव बस्तियां कहां से प्राप्त हुई या नवपाषाण कालीन मानव बस्तियां कहां से प्राप्त हुई है, तो आप क्या बताएंगे? भेड़ाघाट, लमेटा घाट और तिलवारा घाट, और तीनों कहां पर है? जबलपुर में। समझ गए इतना? ठीक है। अब जबलपुर कहाँ है तो सबको कंफर्म होगा कि वो बता दूं, ये यहाँ आएगा लोकेशन, ठीक है। जबलपुर यहाँ आएगा, ये स्थान मिलेगा इसका, ठीक है। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। इसी में मैंने बताया भाई नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत देख रहे हैं हम, तो भेड़ा घाट, लमेटा घाट, तिलवारा घाट, मतलब जबलपुर को देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तो ये जो सोन नदी जो है आगे जो गई है इधर, मैंने बताया कि ये सोन नदी गई हुई है ऐसी, है ना, जो कहां से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से तीन नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है। ये जो सोन नदी, सोन की भी विभिन्न सहायक नदियां हैं, सोन की भी विभिन्न सहायक नदी जिनका नाम है बनास और मोहन, बनास और मोहन, ठीक है। ये बनास और मोहन नदियां भी यहाँ से जाती है, गुजरती है, ठीक है। इसी क्षेत्र में हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी है बनास और कौन कौन सी नदी है मोहन नदी है। यदि खासकर देखा जाए तो कौन सा क्षेत्र? रीवा वाला, ठीक है। रीवा के इर्द गिर्द में सीधी से लेकर सीधी, सिंगरौली, रीवा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सोन नदी और उसकी सहायक नदियों का बड़ा मतलब मुख्य वर्चस्व है, ठीक है। तो ये जो तीन नदियां जो है, सोन नदी और उसके साथ वाली अन्य और नदियां, ठीक है, यहां से लेके चलता दूसरा भाग, तो सोन, मोहन एवं बनास नदियों के किनारे। अभी तीनों नदियों के किनारे की बात करते हैं। सोन की सहायक नदियां हैं मोहन और बनास, ठीक है। इनके किनारे से हमको विभिन्न सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए हैं, माइक्रोलिथिक इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हुए यहाँ से, ठीक है। विभिन्न सूक्ष्म उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए, ऐसा कहा जाता है। विशेष तो नहीं है पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए जो नवपाषाण कालीन थे, ठीक है। जो नवपाषाण कालीन थे, जो पहले से बेहतर थे, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल से बेहतर थे, वो यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। अब उसमें भी पर्टिकुलर यदि लोकेशन लेके चले तो भाई तीसरे में सुनना, आगे चलते हैं। तो ये जो सोन वाला जो क्षेत्र है प्रमुख, मैंने बताया था सोन वाला जो क्षेत्र है प्रमुख वाला, वो कहाँ पर है? रीवा। तो रीवा में जो पर्टिकुलर एरिया आता है चचाई जलप्रपात वाला, गोविंदगढ़ तालाब, ठीक है, चचाई जलप्रपात, जलप्रपात, गोविंदगढ़ तालाब, गोविंदगढ़ तालाब, ठीक है, रीवा में मुख्यतः। और यही नीचे आ जाए तो सिंग्रामपुर, दमोह, ये जो दो क्षेत्र जो है, अब ये जो चचाई जो है और गोविंदगढ़ जो जलप्रपात, सॉरी गोविंदगढ़ जो तालाब है, ये कहाँ आता है? रीवा में। और सिंग्रामपुर कहाँ आता है भाई? दमोह, दमोह जिले में, ठीक है। ये दोनों स्थानों से क्या विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष का मतलब उस समय के जो मानव के जीवाश्म जो है वो मिले हैं, उनके द्वारा जो कुछ चीजें रही होगी उनके मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए, उनका कुछ हिस्सा मिल पाया, कंप्लीट नहीं मिल पाए, ठीक है, अधूरे प्राप्त हुए, अवशेष के तौर पे प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये जो दो क्षेत्र है यहाँ से मुख्यतः क्या मिलते हैं? अवशेष प्राप्त होते हैं, जो किस काल के हैं? नवपाषाण काल के, ठीक है। तो नवपाषाण काल में देख लिया हमने, ठीक है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में पहले जबलपुर मानव बस्तियां प्राप्त हुई वहां से, फिर सोन, बनास और मोहन नदी किनारे में सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए यहाँ से, सूक्ष्म उपकरण। जबकि उसके बाद रीवा और सिंग्रामपुर क्षेत्र में खासकर देखा जाए तो यहाँ से विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए हैं, मानव के अवशेष प्राप्त हुए, उनके द्वारा जो उपयोग की जाने वस्तु थी उनका
पूर्ण रूप नहीं मिल पाया, उनका कुछ रूप मिल पाया, अवशेष प्राप्त हुए मात्र। ठीक है, क्लियर है। तो यहां से अवशेष प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि सिंग्रामपुर घाटी जो है दमोह में जो है, यहाँ पर सन 1818 में इन अवशेषों की खोज की गई थी। 1866 में यहाँ पर अवशेषों की खोज की गई थी, ऐसी जानकारी मिलती है। ठीक है, अवशेष मतलब समझ गए, यहाँ पर मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं के कुछ बचे हुए भाग, ठीक है, या फिर इनके कुछ जीवाश्म यहाँ से मिले हैं हमको। क्लियर है इतना? तो ये थे नवपाषाण कालीन, ठीक है, स्थल। कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला आप समझ गए। मतलब आप बोल सकते नवपाषाण काल में ये हिस्सा यहां से लेकर इधर चले तो ये हिस्सा ज्यादा चर्चा में बना रहा। ठीक है, ये हिस्सा बहुत चर्चा में बना रहा नवपाषाण काल के दौरान। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, जितना भी पढ़ रहे हैं आप लोग, ये सभी को मैप करते चले, मैपिंग करें इनकी। ठीक है, मैप में समझे इन चीजों को, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नवपाषाण काल। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम उत्तर पाषाण काल।